नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनाक्षी। शो है बात भारत की। देश में इस वक्त बहुत सारी गतिविधियां चल रही हैं, पर हम बात करेंगे आज से 5 साल पहले एक हादसा, या उस हादसे को कहें या उसे त्रासदी कहें, जो दिल्ली में पेश आई थी। दिल्ली दंगों के 5 साल पूरे हुए हैं। कारवाए मोहब्बत ने इस बारे में एक रिपोर्ट पिछले दिनों जारी की है। इस रिपोर्ट का नाम है द एब्सेंट स्टेट, डिनायल ऑफ रेपरेशन एंड रिकम्पेंस टू द सर्वाइवर्स ऑफ 2020 दिल्ली कम्युनल पोग्रोम। यानी दिल्ली दंगों में जो लोग प्रभावित हुए थे उनको मुआवजा मिला, उनको अनुग्रह राशि कैसे मिली, उनको जिस तरीके से ट्रीटमेंट मिला, उस सारी डिटेल्स को जो है हमने इस रिपोर्ट में पढ़ा है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं द वायर के पॉलिटिकल एडिटर अजय आशीर्वाद और इस रिपोर्ट को लिखने वाली टीम की सदस्य सुरूर मंदर। आप दोनों का स्वागत है। मैं दर्शकों को बता दूं कि सुरूर मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं और वकील भी हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, सभी जगह आप इनके केसेस के बारे में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। सुरूर, पहला सवाल आपसे है मेरा, जब आप लोग ये रिपोर्ट बना रहे थे तो जो आज से 5 साल पहले जो कुछ भी हुआ था, आप लोग उसके भी गवाह रहे थे। आपकी टीम ने काफ़ी सारा काम उस समय किया था। आपकी जो रिपोर्ट है, इसमें क्या बहुत बड़ी आबादी, जितना जो पूरा राइट से प्रभावित एरिया रहा है, क्या उसके सभी लोग जो हैं, आपका जो सैम्पल साइज़ है, क्या वो उस पूरी लोकेलिटी को इन्वॉल्व करता है? जी, एक्चुअली क्या हुआ था कि 2020 में हम लोग 27 फरवरी को उस एरिया में घुसे थे। जब हमने देखा कि दंगों के बाद हालात क्या थे, कि सरकार ने कोई रिलीफ कैंप नहीं शुरू किया था, कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई सिचुएशन नज़र नहीं आ रही थी। ज़्यादातर लोग जो डिस्प्लेस हुए थे वो अपनी ही कम्युनिटी के घरों में रह रहे थे। तो हम ऐसे घरों में गए हैं जहाँ पे 2 कमरे थे और वहाँ पे 25 महिलाएं रह रही थीं। मर्द ज़्यादातर सड़क पे थे, वो लोग नाइट पेट्रोलिंग करते थे कि ताकि दंगे और बढ़े नहीं। तो जब हम उस टाइम पे घुसे, हम लोगों ने 2 चीज़ों पे काम करने का सोचा। एक कि हम लोगों ने एक मेडिकल कैंप किया था, और दूसरा कि एक लीगल कैंप कि हम लोग कॉम्पनसेशन के सवाल पे घुसने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे भी ये समझ में आ गया था कि डेथ्स कम हुई थी, पर आगजनी, लूटमारी और उस टाइप का वायलेंस बहुत ज़्यादा हुआ था। तो लॉस टू पब्लिक एक्सचेकर बहुत ज़्यादा था। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मौतें भले ही कम हुई हों, पर जो प्रभावितों की संख्या थी वो बहुत ज़्यादा थी, और वही आपकी रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट होती है। जी बिल्कुल। और जो आपने रिपोर्ट में दर्ज किया कि मुआवजा नहीं मिला है, या पीड़ितों की जो पूरी प्रोसेस है मुआवजे की, वो बहुत अव्यवस्थित है। बिल्कुल। तो क्या पाया आपने रिपोर्ट में जब आप इस बारे में जानकारी जुटाने पहुंचे तब? देखिए, जब हम लोगों ने करीब उस टाइम पे 450 से ऊपर फॉर्म भरवाए थे, क्योंकि हम लोग 27 फरवरी को घुसे थे, तो उस टाइम दिल्ली सरकार भी समझ नहीं पा रही थी उन्हें करना क्या था। तो उन्हें 3-4 मीटिंग करके 5 मार्च को फाइनली एक एक्स ग्रेशिया स्कीम निकाली थी, जो उन्होंने, अगर लोगों को याद होगा तो, फ्रंट पेज पे पब्लिश करी थी। और वो सिंपली एक चार्ट था कि डेथ पे इतना मिलेगा, लॉस ऑफ लाइवलीहुड पे इतना मिलेगा, लूटिंग का इतना मिलेगा, और आर्सन का इतना मिलेगा। जब हम लोग काम करना शुरू किए तो फिर सवाल उठा कि इसको आप प्रूव कैसे करेंगे। तो दिल्ली सरकार ने एक चीज़ डाली कि आपको FIR दर्ज करना पड़ेगा। उस FIR की कॉपी को आपको अटैच करके ही आप कॉम्पनसेशन क्लेम डाल सकते हैं। तब तक दिल्ली पुलिस ने अपने लेवल पे करीब 700 FIR ऑलरेडी दर्ज कर दी थी 5-7 मार्च तक। तो दिल्ली पुलिस ने क्या करना शुरू किया कि वो लोग जो कंप्लेंट दर्ज हो रही थी उसको एक FIR के साथ लिंक करके एक ओमनीबस टाइप की और वेग टाइप की FIR बन गई। तो अगर आपने कहा है कि मेरी बाइक, मैं X गली नंबर 7 समझे शिव विहार में रहता हूँ, तो वहाँ पे 25 घर भी जले थे, वो भी उसी FIR का हिस्सा बने। अगर बाइक जली की केस आप डाल रहे हो, वो भी। अगर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी भी बनी, वो भी उसी में आ गई। तो उस कॉम्प्लिकेशन के बाद दिल्ली पुलिस सरकार ने फॉर्म लेने शुरू कर दिए, और एक्स ग्रेशिया पेमेंट कुछ जगहों में शुरू भी हो गया था। पर कोविड के कारण एक वहाँ पे बिल्कुल थम गई चीज़ें, और जब वो रीगेन हुई तो ना सरकार का, ना एडमिनिस्ट्रेशन, मैं यहाँ सरकार को पॉलिटिकल उस तरीके से देख रही हूँ कि दिल्ली सरकार, केजरीवाल गवर्नमेंट, ना दिल्ली ब्यूरोक्रेसी, दोनों का कोई इंटरेस्ट नहीं रहा
कॉम्पनसेशन को फिर आगे बढ़ाने के लिए। और फिर जो हम गतिविधि देखते हैं 5 साल में कि ज़्यादातर काम स्टोन वॉलिंग और एक्सक्लूजन का रहा है रादर देन के इंक्लूजन कैसे कराएं। एक और चीज़ मैं बस आपको, क्योंकि अजय भी हैं और वो एरिया जानते होंगे कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली यूनिक है उस तरीके से। सेंट्रल दिल्ली, साउथ दिल्ली के लोग समझेंगे कि हाँ अच्छी कॉलोनियाँ हैं, अच्छे घर हैं, पर वो बेसिकली एक लार्ज स्लम एरियाज़ हैं जो अनऑथराइज कॉलोनीज़ जो डेवलप हुई हैं उस एरिया में। ज़्यादातर लोग एमएसएमई के काम करते हैं, वो मीनियल काम करते हैं, वो फीडर काम करते हैं। कि अगर आप जैसे बेकरीज, हम लोग ये बेकरी बिस्किट्स खाते हैं, 90% ऑफ जो बेकरी का काम होता है वो वहाँ होता है और वो पैकेट होके लोगों के यहाँ घरों में जाता है, दुकानों में जाता है, वो बिकता है। तो दे डू दैट काइंड ऑफ वर्क। स्टिचिंग का काम, वो फाइनली स्टिचिंग नहीं करेंगे पर वो बटन टाकने का काम, बिंदी बनाने का काम, इस तरीके का डेली वेज का काम होता है। और उस कम्युनिटी में जब राइट हो जाता है और सरकार आके फिर ये सवाल पूछती है कि आप प्रूफ करें कि ये होने वाला है, ये जो डाइकोटमी है उसी सरकार की जो वहाँ पे काम कर रही थी, उससे भी बहुत सारा इशू बना है कॉम्पनसेशन को लेके। क्योंकि अगर मैं स्मॉल टाइम हूँ और मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, मैं डेली का काम करता हूँ, तो मैं कैसे प्रूव करूँगा कि मेरे पास इक्विपमेंट था या नहीं था, या मैंने सेकंड हैंड खरीदा हो एक्सेट्रा। फिर इस प्रक्रिया में हमें कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर भी देखना होगा कि क्या वो लोग इतने इस काबिल हैं या पढ़ लिख कर वो क्या तकनीक और जितनी भी प्रक्रियाएं दी हैं उसे समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि सुरूर ने कहा कि कॉम्पनसेशन में जो है वो सरकार की लापरवाही दिखाई पड़ रही है। आप जब ग्राउंड पे थे 5 साल पहले, आप और वायर की टीम लगातार लोगों से मिल रही थी, वहाँ देख रही थी क्या हो रहा है, क्या वही लापरवाही है जो अब कॉम्पनसेशन में रिफ्लेक्ट कर रही है? क्योंकि उस वक्त भी सरकार के ऊपर काफ़ी आरोप लग रहे थे, जो दिल्ली सरकार थी तब की, कि वो उसने जो किया जाना चाहिए था वो करने में बहुत देर की या किया ही नहीं। नहीं मीनाक्षी, मैं इसको सिर्फ लापरवाही नहीं मानता हूँ। जिस तरीके से 2020 में हम लोग जा रहे थे और स्टेट के एक्टर्स किस तरीके से वहाँ पर काम कर रहे थे, तो और क्या रवैया था पॉलिटिकल पार्टीज़ का, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, या चाहे वो भाजपा हो, वो एक तरीके से संवेदनहीनता जो है, थोड़ी सी बिल्कुल ही इनडिफरेंस ही नहीं। बीजेपी तो हालांकि हेट मॉन्गरिंग कर रही थी वहाँ के माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़, लेकिन बाकी जो सेक्युलर पार्टीज़ वहाँ पर थे तो वो भी, उनका भी कोई एक्टिव रोल नहीं रहा कि किसी तरीके से वहाँ कम्युनल पीस के लिए कुछ करा जाए, या फिर कुछ पीस रैलीज़ होती हैं या पीस कमिटीज़ बैठाई है। वो कम्युनिटी के अपनी एफ़र्ट्स की वजह से वो बहुत सारे पीस कमिटीज़ बने, और लोगों ने जो आपसी मतभेद है वो खुद दूर करने की कोशिश की उस समय। लेकिन ये जो सुरूर अभी कह रही थी, जो कॉम्पनसेशन जिस तरीके से नहीं मिल रहे हैं या फिर बहुत कम मिले हैं, जो उनके रिपोर्ट में भी साफ तौर पर निकल कर आया है, वो मेरे हिसाब से वो सिर्फ एक सिम्टम नहीं है। वो जो लार्जर, जो एक स्ट्रक्चरल वायलेंस वहाँ पे वर्किंग क्लास कम्युनिटीज़ के ऊपर हुआ है, उसको हम लोग को समझने की ज़रूरत है। ये जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का, बहुत सारे दिल्ली के लोग भी जो दिल्ली में रहते हैं, वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हो सकता है ना समझते हों, क्योंकि वहाँ पर वो एकदम बॉर्डर एरियाज़ में हैं दिल्ली के, और वहाँ पर जो दिल्ली का जो सबसे गरीब तबका है, जो छोटे छोटे स्किल्ड वर्कर्स, बहुत ही कम पैसों में मिनिमम वेजेस में काम करता है, और बहुत अनस्किल्ड वर्कर्स है जिनको कल पता नहीं कि कल वो कमा खा पाएंगे या नहीं, वो लोग रहते हैं। और वहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों रहते हैं अच्छी आबादी में। मुसलमानों का अगर तीनों एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हैं, अगर उनको देखा जाए तो अराउंड 25 से 30% होंगे, और 80%। लेकिन ये ज़्यादातर जो ये सारे हिंदू हो या मुस्लिम, वो सारे गरीब और वर्किंग क्लास कम्युनिटीज़ में आते हैं। और पिछले 2015 से लेकर 2020 तक अगर आप देखें, 2013 से, तो ये पूरा जो ये वर्किंग क्लास कम्युनिटीज़ है, वो एक तरीके से सारे जो एस्टैब्लिश पॉलिटिकल पार्टीज़ है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी, उनको छोड़कर आम आदमी पार्टी की तरफ बढ़ गया था। और बीजेपी को वहाँ पर ये जो एक मौका वहाँ पर मिला, और वो लगातार ये ये कोशिश कर रही थी कि ये जो वर्किंग क्लास कम्युनिटीज़ जो पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ चली गई है, इसमें किस तरीके से हम
इसका एक जो हिंदू समुदाय है उसको अपनी तरफ करके ले आ पाए। और उसी कोशिश में ये जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को उस समय सीएए के खिलाफ जो पूरा मूवमेंट चला और पूरे उस कम्युनिटीज़ में भी फैला और सीलमपुर में भी फैला और ओखला में भी फैला, भी एक तरीके से बीजेपी के नेताओं को ये मौका मिला कि ये सीएए के एवज में यहाँ के जो सारे जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का जो पूरा वर्किंग क्लास उसमें एक विभाजन करवा सके। अब हम हर समय लिखते हैं कि भाई ये डिविजिव पॉलिटिक्स है, ये विभाजन की राजनीति है, लेकिन वो विभाजन की राजनीति इम्पैक्ट कैसे करती है एक गरीब नेबरहुड में, वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राइट्स उसका एक एग्जाम्पल है कि जहाँ जो एकजुट होकर अपने काम के बारे में आम आदमी पार्टी से जो उनकी आशाएं थी कि ये हमारे लिए काम करेंगे, वो किस तरीके, एक तो वो टूटा, प्लस उनका मोह भंग भी हुआ कि आम आदमी पार्टी जिनको सामने जो कि हिंदू मुस्लिम और इस तरीके से कम्युनलिज्म के अगेंस्ट में उस तरीके का स्टैंड नहीं लेती है, नेता है वो इंसान से इंसान का भाईचारा गाते हुए आता है शपथ लेके, उन्होंने कोई स्टैंड नहीं लिया। उन्होंने पूरी तरीके से एकदम ऐसी स्टेटमेंट्स दिए जिसमें ये लगे लोगों को कि हम किसी के भी साथ नहीं हैं, जबकि सरकार का और किसी भी इस तरीके की पार्टी का एक मॉरल एक ये होना चाहिए कि वो एक विक्टिम जो है वहाँ पर जो जिनको अभी कॉम्पेंसेशन नहीं मिल रहे हैं और उससे पहले उनको पिछले 5 साल से जस्टिस भी नहीं मिला है, लगातार कोर्टों के चक्कर लगा के उन्हीं जो मार खा रहे हैं, जिनके घर पे लोग मरे हैं, जिनकी प्रॉपर्टी नाश का डिस्ट्रक्शन हुआ है, उनके खिलाफ पुलिस केस दर्ज है। लेकिन जो ओपन उकसा रहे थे लोगों को, राइटर्स को, जैसे कपिल मिश्रा हैं, वो आज दिल्ली के लॉ मिनिस्टर हैं। परवेश वर्मा जो पूरी तरीके से हेट लैंग्वेज का उस समय यूज़ कर रहे थे कि इनको यहाँ से हटाओ, पाकिस्तान भगाओ, वो आज दिल्ली के नंबर 2 हैं और मुख्यमंत्री बनते बनते ही रह गए। तो उनको रिवॉर्ड कर दिया गया। और जो लोग वहाँ पर, कई सारे ऐसे लोग हैं जो हमें मिले जो लगातार एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू अपने पड़ोसी का मदद कर रहे हैं, उनके खिलाफ वहाँ पर केसेस दर्ज हैं। तो इस तरीके से जो इनजस्टिस है वो सिर्फ कॉम्पेंसेशन के लेवल पे मेरे हिसाब से नहीं है, वो हर लेयर ऑफ जो उनको एक स्टेट के मतलब जो मिलनी चाहिए, जो सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए थी, एक ना सिर्फ मॉनिटरी कॉम्पेंसेशन बल्कि एक मॉरल कॉम्पेंसेशन, एक सहारा जो गरीबों के साथ जो हाशिए पे खड़े हुए लोगों के लिए मिलना चाहिए, वो उनको नहीं मिला और उनको अपने हाल पे छोड़ दिया गया। और आज के डेट में भी जिनके 8-8 लाख की दुकानें थी, किनका पूरा स्टॉक जो है 20 लाख का पूरा जला दिया गया, वो आज तक उस लॉसेस से उभर नहीं पाए हैं। यहाँ मैं आपको रोकना चाहूँगी, मेरा सवाल इसी चीज़ को लेकर है कि जब हम मुआवजे की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अगर मृत्यु हुई है तो मुआवजा, पर ऐसी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हमने देखा था, जो तस्वीरें आई थी, जो वीडियोज़ आए थे, उसमें पूरी गैराजेस जल गई हैं उसमें, और उनका ज़रूरी नहीं है कोई मालिक मुस्लिम हो, उसके हिंदू मालिक भी थे, बहुत सारे स्कूल्स थे जो प्रभावित हुए थे। इस तरीके के जो मुआवजे हैं, क्या वो मुआवजा उनको मिला है? जैसा कि हम बात कर रहे हैं डैमेजेस की, क्या उसके लिए मुआवजा मिला? जो रिपोर्ट बताती है, ये तो इसमें बताया गया है कि मुआवजे के लिए आपने एक कमीशन बनाया है, वो कमीशन कैसे काम कर रहा है हमें नहीं पता। जो प्रक्रियाएं हैं, जैसे जो रिपोर्ट बताती है कि लोगों से डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स देने में पुलिस की भूमिका है, क्योंकि एफआईआर के बेसिस पे आप उसको जस्टिफाई करेंगे। फिर दूसरी अस्पतालों की भूमिका है। जब आप इस रिपोर्ट को तैयार कर रहे थे, तो ऐसी कौन सी कहानियां थी जो आपको पता चली, जहां हमें पता चल रहा है कि जिस अपैथी की बात अजय कर रहे हैं, उसी तरीके से सरकार नहीं कर रही, पर जो एक्टर्स हैं, जैसे पुलिस हो गई, जिनका कोई रोल था, अस्पताल हो गए, वो था, उनकी क्या भूमिका रही? क्या वो एपैथी उन तक आ रही थी? वो भी बिल्कुल उदासीन थे, इग्नोरेंट थे, उन्हें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था? बिल्कुल मीनाक्षी जी, देखिए, 2 चीज़ें, दंगों के दौरान क्या हुआ और दंगों के बाद क्या हुआ, इस दोनों में अंतर करना पड़ेगा। देखिए, सबसे बड़ा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का अस्पताल, अगर मैं इंजरी की बात करूं और मेडिकल की बात करूं, जीटीबी हॉस्पिटल, गुरु तेग बहादुर, आई थिंक 25 की शाम को ही अरविंद केजरीवाल जीटीबी हॉस्पिटल पहुंच गए थे मरीज़ों से मिलने के लिए। तारीख मतलब 25 था या 26, पर वो पहुंच गए थे उसी रात को। पर उसके बाद क्या हुआ, हॉस्पिटल में सुविधाएं इम्प्रूव हुई कि नहीं हुई? ज़्यादातर परिवारों का कहना ये है कि नहीं हुआ।
हम लोगों ने करीब 35 केसेस मेडिकल के केसेस को फॉलो अप किया, जिसमें ज़्यादातर बुलेट इंजरीज थी या पेलेट इंजरीज थी। बहुत लोगों को बहुत बाईस्टैंडर्स, खुद लड़के कह रहे थे कि हम बाईस्टैंडर थे, कि वहाँ खड़े हुए थे क्योंकि भीड़ थी, पुलिस का आना जाना था। और जैसे ही राइटिंग शुरू हुई, पुलिस ये पेलेट गन्स और इसमें शूटिंग हुई। और उन लोगों को वहाँ जब लेके गए तो ना इमीडिएट बेड की उपलब्धि की, ना इमीडिएट सर्जरीज हुई। कुछ लोग तो कहते हैं कि वो 8-8, 9-9, 10-10 घंटे बस लेटे रहे थे, वेट कर रहे थे कि कोई डॉक्टर आके उनको देखे। उसके बाद क्या हुआ कि 15-20 दिनों के बाद पुलिस आके उनसे स्टेटमेंट लेने लग गई, और डर ये बैठ गया कम्युनिटी, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी में, कि उनको अरेस्ट कर रहे हैं एज अक्यूज। तो बहुत लोग घबरा के वहाँ गए ही नहीं, कि हम हॉस्पिटल से निकल आए और फिर ट्रीटमेंट के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स गए, और अलशिफा हो गया, सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल हो गए, ऐसे चैरिटेबल हॉस्पिटल्स ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली। एक और चीज़ जो मैं कहना चाह रही थी, जहाँ से ट्रीटमेंट की बात है, दिल्ली गवर्नमेंट की एक स्कीम है फरिश्ता करके। अरविंद केजरीवाल जी ने एक अनाउंसमेंट किया था वो 25 को, कि हम फरिश्ता स्कीम दंगा पीड़ितों के लिए एक्सटेंड करेंगे, कि आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएं तो आप अगर उस स्कीम के तहत आपको कम से कम ट्रीटमेंट फ्री मिल जाएगा। हम लोग इसको लेके एक इंजर्ड लड़के के साथ, जिसमें ग्रॉइन की इंजरी हुई है, वो परमानेंटली डिसेबल हो गए हैं, लेके गए कि आप प्लीज़ फरिश्ता स्कीम के तहत जो प्राइवेट खर्चा हुआ है उसको रीइंबर्स तो करा दीजिए। दिल्ली गवर्नमेंट सडनली आके कहती है कि हमने तो इसके कभी नोटिफाई ही नहीं किया था, और तो इसका मतलब है कि आप भूल गए कि एक्चुअली लोग इंजर्ड थे, क्योंकि उसके 10-15-20 नहीं, 1 महीना बाद, क्योंकि 21 मार्च को कोविड का लॉकडाउन दिल्ली में लग गया, तो वो जो 25 दिन थे उसके बाद आप भूल ही गए कि इंजर्ड लोग थे। तेग बहादुर हॉस्पिटल में फॉलो अप नहीं हो सकता था क्योंकि इट गॉट डेजिग्नेटेड एज अ कोविड हॉस्पिटल। आपने ना डॉक्टर्स ने, ना हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, ना दिल्ली गवर्नमेंट ने कोई फॉलो अप किया कि आप कहाँ हो, आप इंजर्ड हो, आप गरीब तबके से हो, आप कहाँ जाओगे। ना LNJP को बोला कि आप वहाँ चले जाइए, वो पास में हॉस्पिटल है। किसी और हॉस्पिटल, ना एम्स, ना किसी और दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल को डेजिग्नेट नहीं किया गया। सो उसके कारण बहुत सारे केसेस हैं हमारे खुद के 35 में, जिनमें प्राइवेट डॉक्टर्स ये मानते हैं कि अगर ट्रीटमेंट उस टाइम पे सही तरीके से हो गया। एक और चीज़ जो हम ये 2002 के दंगों के बाद भी मैंने सुना था, और ये इसमें भी है, कि बहुत सारे पेशेंट्स को बिना एनेस्थीसिया के दिया गया, ये कह के कि क्योंकि तुम मुस्लिम हो, तुम दंगा करके आए हो, तो तुम्हें क्यों दें, हम अपने रिसोर्सेज क्यों वेस्ट करें। तो अगर आपका जैसे हार्ट टूट गया था या ऑर्थोपीडिक किसी के, तो आपका इमेजिन अगर आपका पूरा जो आर्म का रिप्लेसमेंट या लेग का जो भी इंजरी बिना एनेस्थीसिया, बिना किसी पेन किलर के किया जाए, और फिर आपका ट्रीटमेंट भी ठीक से नहीं किया जाए। सो आउट ऑफ 30 केसेस आई कैन से दिस विद फुल कॉन्शियस मतलब कमिटमेंट के कम से कम 8 केसेस तो हैं हमारे पास, जिसमें हम कह सकते हैं कि ट्रीटमेंट अगर सही तरीके से सही समय पे किया गया होता, और ये GTP ने ही किया है, एंड ये सिस्टमिक फेलियर है। 2 चीज़ें, कि एक तो कि सिस्टमिक है, दिस इज़ नॉट जस्ट कि वो दंगों के बाद ये चीज़ होती है। मुस्लिम्स फेस डिस्क्रिमिनेशन इन जनरल इन पब्लिक हॉस्पिटल्स, पर ये एडेड था कि तुम दंगाई हो इसलिए तुम्हें ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। यही मेरा अगला सवाल है। आपने अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया है कि कम्युनल डिस्पैरिटी थी हेल्थ केयर में, यानी एक समुदाय के जो मरीज़ थे, जो पीड़ित आ रहे थे या जो घायल आ रहे थे, उनके साथ अलग तरह से बर्ताव किया जाता। इसके बारे में क्या कोई ऐसी स्टोरी है हमारे पास में? जी, जैसे मैं ये एक लड़के की कहानी बना रही थी जिसकी ग्रोइन में हुआ था, या वो लड़का एक थे, आपको याद है जो फेमस केस हुआ था, वो जिसमें पुलिस वाले वो नेशनल एंथम गाने को बोल रहे थे, जिसमें एक लड़की की मौत भी हो गई थी। तो उसमें जो एक सर्वाइवर था, उनका पाँव टूटा था और वो इंजर्ड थे क्योंकि उनके 3-4 फ्रैक्चर्स हो गए थे। दिल्ली पुलिस मतलब GTB हॉस्पिटल ने उनको देखा भी नहीं। इनफैक्ट पुलिस ने हरास करते रहे, उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला। फिर
कारवां की टीम के ही एक सदस्य ने उनको, हम उस टाइम पे नहीं जानते थे कि वो कौन थे, पर क्योंकि वो इंजर्ड थे और उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रहे थे, हम लोग सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल लेके आए। 15 दिन वो सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल में रहे और उनको वहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ। पर दिल्ली पुलिस दिन में एक बार ही उनसे मिलने आती थी। उन्होंने उनको वहाँ से लोकेट करके वहाँ भेजा, पर नो सपोर्ट फॉर ट्रीटमेंट, मतलब कोई ट्रीटमेंट के लिए सपोर्ट। यानी सरकार को पता है कि वो व्यक्ति दंगा पीड़ित है, लेकिन उसके लिए कोई मदद नहीं मिली। मदद नहीं, आप उसको डराने धमकाने के लिए कि हमारे पास हमारे खिलाफ स्टेटमेंट मत दो, पर कोई मदद नहीं दी। ना दिल्ली पुलिस के वो अफसर ने कि पूछा कि तुमको ट्रीटमेंट कैसे मिल रही है, कौन खर्चा दे रहा है वगैरह। और जैसे ही एनजीओज उसमें काम करना शुरू कर रहे थे, तो ये बहुत उन सब से पूछा जा रहा था रजिस्ट्रेशन कहाँ है, आप संस्था कौन सी है, क्या कर रहे हैं। और बेसिकली जब 59/20 का केस जब बिल्कुल ही वो हो गया, पहले ताहिर हुसैन अरेस्ट हुए, उसके बाद 59/20 का पूरा हवा बनाया गया। वो हवा इसलिए भी बनाया गया ताकि लोग उस एरिया में काम करना बंद कर दें, और एक तरीके से एक बड़ा अच्छा एक्सक्यूज़ मिल गया कि जवाबदेही हमको देनी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो 59/20 में अक्यूज़ड हैं या कंस्पिरेसी में बोले गए हैं, वही लोग हैं जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट दिल्ली में एक्टिव थे। सो ये एक बहुत कंसर्टेड एफर्ट रहा है। ये जो ग्रॉइन इंजरी वाला लड़का था, इसका भी कि अगेन कि ही हैज़ हैड, उनके 8 रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज हो चुके हैं। बुलेट निकालने के लिए 6 महीने लग गए। तो ऐसा क्या था कि गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल बुलेट नहीं निकाल पा रहा था, और प्राइवेट डॉक्टर ने हमसे कहा कि पूरा जो उसका डिसेबिलिटी हुआ है एनील ग्रॉइन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, वो इसलिए क्योंकि वो बुलेट वहीं पे 6 महीने के लिए लॉज थी, और वो फिर उसमें उसको मतलब गैंग्रियस हो गया था और ये सारी चीज़ें हो गई थी। उसके कारण वो बच्चा कभी भी उसका कोई रिप्रोडक्टिव लाइफ नहीं रहेगी। यानी कि हमने वो देखा कि अस्पतालों में अलग से व्यवहार हुआ। अच्छा, आपने पॉलिटिकल की बात की थी कि किस तरह से भाजपा के नेता जो थे, इस बार जब जीत हुई है भाजपा की उन इलाकों में जो दंगों से पूरी तरह से प्रभावित रहे थे, क्या दंगों ने कहीं वहाँ के लोगों की राजनीतिक चेतना में कोई बदलाव लाया कि लोगों ने सोचना अलग तरह से शुरू किया हो फिर दंगों में जो कुछ हुआ उसे देखकर? एक बार दंगे हो जाते हैं कहीं पर भी मीनाक्षी, जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के ही राइट्स नहीं, मुजफ्फरनगर देखिए आप, गुजरात देखिए, और अनगिनत जो सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, तो इमीडिएट आफ्टर मैथ में अगर पीस कमिटीज़ ढंग से काम नहीं कर रही हैं तो ट्रस्ट का जो पूरा ढांचा होता है हमारे सोसाइटी में वो पूरा गिर जाता है। और जिस उसी तरीके से जहाँ, वही मैं कहना चाह रहा था आपने जब पहले भी, कि ये जो दर्जी हैं जो छोटा मोटा ये जो पीस रेट पर काम करते हैं, पीस रेट पर काम करते हैं या टाइम रेट पर काम करते हैं, वो सारे उनमें इस तरीके का, जैसे एक हिंदू और मुस्लिम साथ में ही वहाँ पर एक तरीके से रहता था, और इस तरीके की डिसयूनिटी पहले आप नहीं थी। अगर आप हम लोग जो हमारे जैसे जो जर्नलिस्ट है वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सिर्फ दंगों के समय पर पहली बार नहीं पहुंचे, लगातार उससे पहले हम वहाँ के जो वर्कर्स इश्यूज जो हैं, जो उनके बारे में हम लगातार अपने वायर में भी लिखते रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट जो अपने अपने मैगजीन में, तो जो भी वहाँ के, तो वो लोग साथ में रहते थे, साथ में ईद मनाते थे, साथ में दिवाली मनाते थे, और उनके बच्चे के लिए कोई इस तरीके का, बच्चों के लिए तो कोई ऐसा त्यौहार ही नहीं था कि जो कि हिंदू या मुसलमान के कैटेगराइज्ड हो। वो चीज़ पूरा एक तरीके से टूट गया था उस समय। अभी 1 साल में मैं वहाँ नहीं गया हूँ कि फिर से कुछ रेपरेशन हुआ या कुछ उस तरीके से कुछ उसमें हुआ या नहीं हुआ, उसमें सुधार उस तरीके, लेकिन उनमें एक तरीके से वो जो ट्रस्ट डेफिसिट था वो रह गया। बहुत सारे वहाँ पे कम्युनिटी के लोग जो हैं वो आगे रहकर ये फिर से एक रिश्ता बनाना चाहते हैं, और उससे वो आगे चलकर वो काम तो आएगा, लेकिन वो उसका जो, क्योंकि इतना लॉस हो गया था ना लोगों को। बहुत सारे हिंदू घरों का भी मैंने देखा था कि वहाँ पे बहुत सारे पथराव हुए, तो उनके भी दुकान बहुत ज़्यादा वहाँ पर जल गए। जब एक तरफ आग भड़कती है तो फिर भड़कती चली जाती है, तो उनका भी लॉस हुआ। लेकिन
लेकिन हिंदू जो वहाँ के जो लोग थे उनमें इस तरीके का एक ये नहीं था प्रेजुडिस कि हमारे साथ सरकार नहीं खड़ी है। मुसलमानों के साथ वैसा था कि हमारे लिए यहाँ आज कोई भी नहीं खड़ा है। जब मैं वहाँ पर गया था, लगातार ही जा रहा था, लेकिन 2 दिन तक मैं जाता रहा वहाँ पर, शुरुआत में 25 के बाद से। वहाँ आप देखिएगा जो हिंदू की कॉलोनीज़ है, वहाँ पे मीडिया वाले जितने भी मेन स्ट्रीम हैं उन्हीं का ही वर्जन ले रहे हैं। जो दिल्ली पुलिस का जो पेट्रोलिंग व्हीकल है वो भी उन्हीं की तरफ गार्ड कर रहा है। प्लस उनके घरों में लगातार वो जो सैफरन भगवा झंडे उन लोगों ने लगाना चालू किया, लाउड स्पीकर में भजन बजा रहे हैं, और मतलब जो एक तरीके से हिंदू प्रतीकात्मक, हाँ, अपने हिंदू का जो प्रतीकात्मक जो चीज़ें होती हैं वो सारा वहाँ लगा रहे थे। और उसी तरफ जहाँ मुसलमानों की कॉलोनियाँ बिल्कुल वीरान थी, आधे से ज़्यादा लोग वहाँ से छोड़कर चले गए थे अपने रिश्तेदारों में। 2-3 दिन के बाद भी मैं देखता रहा कि कैसे औरतें अपने बच्चों को लेकर, सामान साथ में लेकर कहीं जा रही हैं। मैंने जब उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रही हैं, बोले हम अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं, कोई मेरठ जा रहा है, कोई, हाँ। लेकिन उसी तरीके का जो माइग्रेशन, इमीडिएट माइग्रेशन हो सकता है वो वापस आ गए हों, लेकिन उस समय उनको वहाँ पे इतना अनसेफ लग रहा था कि वो सब छोड़ कर अपने बच्चों के साथ जा रही थी कि घर में हमारे हस्बैंड नहीं आए हैं, कहाँ रह गए, कोई लापता है, वो उनको पता नहीं। लेकिन उस तरीके की जो इनसिक्योरिटी है हिंदू कॉलोनियों में नहीं थी, वो अपने घर छोड़कर नहीं जा रहे थे। ये पहला। दूसरा, ये आप ये देखिए कि आप जितने भी मुस्लिम कॉलोनीज़ वहाँ पर थे, वहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस AK-47 के लेकर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, लगातार मॉनिटर कर रहे थे। इमीडिएटली प्रेस को भी मॉनिटर कर रहे थे। लेकिन हिंदू कॉलोनियों के अंदर कोई भी जा सकता है, एम्बुलेंसेस भी जा सकती हैं बिना परमिशन के, और वो मतलब और स्टेट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव MCD ऑफिशियल्स, नेतागण सब वहाँ पर आराम से जा सकते हैं। यहाँ पर लेकिन एक तरीके से ये काट दिया गया था मुस्तफ़ाबाद को, खजूरी खास को एक तरीके से काट दिया गया था कि यहाँ पर अगर कौन आ रहा है, बाहर से कोई आदमी नहीं आना चाहिए। तो एक तरीके से ऐसा लग रहा था कि एक इस तरफ के जो इलाके को एक क्रिमिनल नज़र से देखने की कोशिश की जा रही है, और दूसरी तरफ जहाँ पर लॉसेस, जो हिंदू कॉलोनीज़ जो हैं जहाँ पे लॉसेस का मुसलमानों के लॉसेस से काफ़ी कम हुआ था, उनको एज विक्टिम पोर्ट्रे किया जा रहा था। ये मतलब कोई भी आम इंसान जाएगा, उसके लिए आपको जर्नलिस्ट या लॉयर होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आम इंसान जाएगा तो लगेगा अरे ये लोग विक्टिम्स हैं और मुसलमान, और जबकि फैक्ट्स, एविडेंस जो है वो ग्राउंड में ये दिख रहा है कि इनकी ईदगाह जले हुए हैं, सारी दुकानें जली हुई है, टाइन मार्केट जले हुए हैं जो मुसलमानों के थे, दुकानें जली हुई हैं, और मस्जिद में अंदर के कुरान शरीफ को भी नहीं छोड़ा, उसको भी जला दिया। तो ये सारा इस तरीके से दिख रहा था, लेकिन स्टेट का रवैया ये था। और उस समय अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट थी, उन्होंने 1-2 इस तरीके से लाइन बोले, लेकिन मतलब कि सांत्वना, लेकिन एक्शंस में बिल्कुल नहीं दिख रहा। मानते हैं कि आपके पास दिल्ली पुलिस नहीं है, लेकिन आप पीस रैलीज तो कर सकते थे, आप अपने जो उनके हाथ में था वो तो कर सकते थे। उन्होंने उस समय नहीं किया, उनको लगा कि इनका ये ट्रैप है और हम फंस जाएंगे। लेकिन उस समय वो चुनाव जीत कर आ गए। लेकिन 2025 में वही जो आम आदमी पार्टी के साथ जो वर्किंग क्लास कम्युनिटीज़ का मोहभंग चालू हुआ नॉर्थ ईस्ट राइट से, वही चीज़ पूरे दिल्ली में फैलता चला गया। और इसी तरीके से एक बार वो हिंदुत्व का जो नारा है और बीजेपी की जो पोलराइजिंग टैक्टिक्स होती है, जो कि उस तरीके से वर्किंग क्लास को डिवाइड, जो मजदूर वर्ग को डिवाइड कर लो, जो अपनी हक की चीज़ें मांग रहे हैं उनको आप डिवाइड कर लो, हिंदू और मुस्लिम उनको बना दो, फिर वो चीज़ वहीं नहीं ठहरती। 2020 में भी जो बीजेपी के जो 7 या 8 सीटें आई थी, वो सब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ही आई थी। तो विभाजन की राजनीति से फ़ायदा किसका होता है? बीजेपी का फ़ायदा हुआ वहाँ पर, लेकिन बाकी सब जगह आम आदमी पार्टी जीत गई, और उसकी वजह से 62 सीटों के साथ उन्होंने 2020 में सरकार बना लिया। तो उससे मैं ये कह रहा था कि वो ये राइट से पहले से ही, मतलब चुनाव से पहले ही पूरी तरीके से वहाँ के लोगों में पोलराइज हो रहा था। ये तो इलेक्शन के बाद दंगे हुए, मगर दंगे से पहले जो 2 महीने थे वो लगातार पूरे मजदूर वर्ग जो है, वर्किंग क्लास कम्युनिटी को हिंदू और मुस्लिम बनाने में, और CAA का, एंटी CAA मूवमेंट को एक वो बनाकर, औजार बनाकर इन लोगों ने डिवीज़न की राजनीति की, और जिसका परिणाम नॉर्थ ईस्ट राइट्स था। और एक तरीके से पॉलिटिकली मैन्युफैक्चर्ड राइट जिसको कहते हैं, जिस पे काफ़ी स्कॉलरली काम भी हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जो राइट्स है वो उसका एक प्राइम एग्जाम्पल है।
जी। अगला सवाल मैं ज़रूर आपसे करूंगी। हम रिपोर्ट में पढ़ते हैं, रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे ख़राब जो कॉम्पनसेशन का उदाहरण है वो दिल्ली दंगे हैं, क्योंकि जो इससे पहले देश में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं सांप्रदायिक दंगों की, उनमें कॉम्पनसेशन जो था इससे काफ़ी ज़्यादा था, और एक नाम 1984 के एंटी सिख राइट्स का लिया गया है। हम पहला सवाल तो यही है कि क्या हम कंपेयर कर सकते हैं कि उस वक्त जो लॉस ऑफ लाइफ या उस समय जिस तरीके का नुकसान हुआ था वो और दिल्ली के दंगों में क्या कोई तुलना हो सकती है? दूसरा कि इसके लिए क्या मानदंड होना चाहिए? कोई भी अगर इस तरह की घटना घटित हो रही है उसके बाद उसके लिए क्या अनुग्रह राशि दी जाएगी, क्या मुआवजा दिया जाएगा, इसके लिए क्या मानदंड हो सकते हैं सिवाय इसके कि हम किसी पिछली ऐसी घटना से उसकी तुलना करें? जी बिल्कुल। देखिए, दो चीज़ें, एक कि ये हम इंडियन स्टेट की सबसे बड़ी विफलता है। अगर हम बात करें जो पहला बड़ा दंगा 65 में कहते हैं अहमदाबाद से शुरुआत हुई, पहला बड़ा दंगा, उसके बाद से मुआवजा राइट के तौर पे नहीं देखा गया है। सरकार के अंग्रेज़ी में शब्द है एजिस, यानी कि उनके संवेदना पे ये डिपेंडेंट है ना, रादर देन के मेरा हक है और मुझे मिलना चाहिए। एक जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का 2012 का, मुजफ्फरनगर दंगों के बाद के सुप्रीम कोर्ट ने, भारत सरकार ने कहा था कि हम एक स्कीम लेके आएंगे कि दंगों के में हमें किस तरीके से मुआवजा देना चाहिए और उसके क्या मापदंड होने चाहिए। आज हम 25 में आ गए हैं, 13 साल हो गए वो जजमेंट को, आज तक कोई स्कीम भारत सरकार ने बनाई नहीं। दिल्ली दंगों में इसलिए, मतलब 2020 के दंगों में इसलिए भी ये है कि ये कि मुजफ्फरनगर में भी भारत सरकार ने कुछ छोटा सा स्कीम लॉन्च किया था। ये एक लौता दंगा है जिसमें कोई कॉम्पनसेशन स्कीम भारत सरकार की तरफ से नहीं लॉन्च हुई है। दूसरी चीज़ जो ये कि जो एक चीज़ आप ये भी समझें कि देखिए, स्कीम तो उन्होंने लॉन्च कर दी, वो एक्स ग्रेशिया थी। कहा कि जैसे समझिए कि लूटिंग के लिए 2 लाख रुपए मिलेंगे। सॉरी, मैं खोल के ही बता देती हूँ आपको कि उन्होंने कहा था कि लूटिंग के लिए रेजिडेंशियल यूनिट के लिए 5 लाख और टोटल डैमेज और सब्सटैंशियल डैमेज के लिए 2.5 लाख रुपए मिलेगा। अब आप ये मानिए कि मैं किसी को नहीं जानती हूँ जिसको 2.5 लाख रुपए मिले हों, पूरा टोटल अमाउंट। ये लिखा स्कीम में एक ब्लैंकेट सम है, तो अगर मैं प्रूव कर सकती हूँ कि सब्सटैंशियल, लॉजिक क्या कहता है कि मुझे वो 2.5 लाख रुपए मिलने चाहिए, मेरा नुकसान 50 का हुआ हो या 2 लाख का हुआ, मेरा 2.5 लाख रुपए मिलना चाहिए। सरकार ने क्या किया, उसको एक अप टू अमाउंट ले लिया। अप टू कहाँ है, स्कीम में ही अप टू नहीं था, तो किसी को 10,000 रुपये मिल रहे हैं, किसी को 50,000 रुपये। कोई कह रहा है मेरा लॉस 8 लाख का हुआ, मेरे 3 मंजिला घर है, तीनों मंजिल में डैमेज हो गया, तो मुझे मिलना चाहिए पर फ्लोर के हिसाब से 7-7.5 लाख रुपए। मिले उनको, एसडीएम ने दिए उनको 50,000 रुपये। मेरा एक केस है जिसमें 3 लोग, एक ही परिवार के लोग हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से ये इतना आर्बिट्ररी था। 3 लोग हैं, मेन पटिशनर, उसका बाप फर्स्ट फ्लोर पे रहता है, उसका भाई सेकंड फ्लोर पे रहता है। सरकार ने, और तीनों ने अलग अलग फाइल किया, सरकार ने ग्राउंड फ्लोर को दे दिया, सेकंड फ्लोर को दे दिया, पर फर्स्ट फ्लोर को नहीं दिया। हाँ, तो हमने पूछा कि ये कैसे हो सकता है कि अगर मेरे घर में, मैं तीनों कह रहे हैं आगजनी और लूटिंग हुई, तो पहले को क्यों नहीं मिला, तीसरे को मिल गया, बीच वाले को कैसे नहीं मिला, वो तो दूसरे मंजिल में जाने के लिए पहले मंजिल से गया होगा। तो जब हमने ये जज साहब के पास हाई कोर्ट में बोला, तो जज साहब कहते हैं ये तो बताता है कि देखिए एसडीएम ने अपना दिमाग लगाया। मैंने कहा ये तो लॉजिक ही नहीं है कि अगर मेरा घर लूटा है तो सारा घर लूटा होगा या नहीं लूटा होगा। ये तो इस तरीके से अभाव के हम, मतलब हमारी कोई जवाब। और दूसरी चीज़ जो हो गई कि जवाबदेह बनाने के लिए जो संगठन थे या लीडरशिप थी दिल्ली की, वो सब ये 25 इन सब चीज़ों में अपने आप में उलझ गई कि अब कोई सरकार से जवाबदेही मांग ही नहीं रहा है, और विक्टिम को आपने एक्सेस ही बंद कर दिया, वो वैसे भी घबराया हुआ। तो हमने करीब 150 आरटीआई फाइल करी है, एक आरटीआई का जवाब आया था, 0 जवाब आया एसडीएम के ऑफिस से। हमने पूछा बता तो दो, स्पीकिंग ऑर्डर पास किए,
हाई कोर्ट में जब हम गए, हमने कहा यार स्पीकिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, ये नेचुरल जस्टिस का है कि आप अगर किसी के लिए कुछ भी कर रहे हो आप जवाब दो। तो एक केस में एसडीएम ने बोला पर उन्होंने तो फ़ोटो ही नहीं लगाए। तो हमने पूछा कि यार जब स्कीम के हिस्से में सिर्फ एफआईआर और एक फॉर्म भर के देना था, आपने बोला हमको फ़ोटो लगाने के लिए, नहीं नहीं नहीं। तो फिर जज साहब भी ऐसे जवाब दे रहे हैं हमको कि नहीं 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 फ़ोटो तो लगाएं, प्रूफ कैसे होगा उनके पास। तो हमने कहा फिर स्पीकिंग ऑर्डर भी लिख देते। तो कह रहे हैं, तो हमने कहा कि देखिए फ़ोटो लेने के लिए मैं 6 महीने कोविड के बाद अटकी हुई थी, मेरे पास कहाँ फ़ोटो होगी, और अगर आपको चाहिए था आप उस टाइम पे मांगते। यानी कि रूल्स भी मनमाने हैं और उनका जो तरीका है वो मनमाना है, कोई उसमें सेट क्राइटेरिया नहीं। और ओपेसिटी कि आप जब जवाब मांगने जा रहे हैं तो आपको जवाब नहीं मिल रहा है, तो सरकार बस आपको स्टोन वॉल करते जा रही है। एक आखिरी चीज़, दिल्ली सरकार का बजट 75,000 करोड़ है, इस वाला जो बजट इन्होंने बनाया है। टोटल आस्क अगर हम सब कुछ मान लें 500 करोड़ होगी पीड़ितों की, जो उन्होंने क्लेम डाले हैं, मोटा मोटी मान लीजिए, क्योंकि जो 1700 केस जो दिल्ली कमीशन ने हाई कोर्ट में दिए हैं, उन्होंने 150 करोड़ कुछ बोला है कि उन्हें इतना क्लेम आया। सरकार, मेरा ये बस कहना है कि 150 करोड़ बूंद के बराबर है दिल्ली सरकार के बजट में। अगर उनमें संवेदना होती तो आप इंडिविजुअल को नहीं देना चाहते, क्या आप उस एरिया को इम्प्रूव नहीं कर सकते थे? आप ही की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, आप सिंपल चीज़ें नहीं कर सकते थे कि आप वहाँ पे एक स्पेशल पैकेज ही बना देते? 5 साल में आपका मन ही नहीं किया कि एक स्पेशल पैकेज करें। आपने एक कैंप नहीं किया है आधार कार्ड को लेके, आपने एक लेबर कैंप नहीं होल्ड किया दिल्ली सरकार ने वहाँ पे इन लोगों के लिए। तो आपकी संवेदना तो मतलब जितना मुझे नाराज़गी दिल्ली पुलिस से है, जितनी नाराज़गी मुझे भारत सरकार, उससे तो उम्मीद ही नहीं थी। इन्हीं लोगों को उम्मीद आपसे थी, आपको वोट दिया, आप ही के वोटिंग ब्लॉक हैं, आपने उतना इतना ज़्यादा मतलब नकारापन सरकार का बहुत ही दुखदाई है। क्योंकि आप देखिए, आप जैसे आप कह रहे थे, आपने कहा कि वो दिखना नहीं चाहते थे कि वो एक साइड के साथ हो, तो आप पैकेज ही इंट्रोड्यूस कर देते, आप 500 करोड़ दे देते उस एरिया में, आप देखते कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की हालत ही बदल जाती। आप कुछ नहीं तो कम से कम ड्रेन पाइप ही लगा देते हैं जी। यानी कुछ ना कुछ तो उन्हें करना नहीं है। मीनाक्षी, मैं ये कह रहा हूँ ना कि ये आजकल का जो पूरा राजनीतिक सर्कमस्टेंस है, मतलब पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए हैं कि न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि जो भी अपने आप को सेक्युलर पार्टी कहता है या धर्मनिरपेक्ष पार्टी कहता है या फिर ऐसी पार्टी कहता है कि हम सब धर्मों को साथ में लेकर चलने वाले लोग हैं अगर पूरी तरीके से, तो वो भी आज आप देखिए गुजरात में दंगे हुए, वहाँ कॉम्पेंसेशन इस तरीके से ही मोर और लेस बटे थे, लेकिन गुजरात में उस अर्थक्वेक भी हुआ और अर्थक्वेक का आप कॉम्पेंसेशन मैकेनिज्म देखिए तो इस जो दंगों के कॉम्पेंसेशन मैकेनिज्म से लाख गुना बेहतर होंगी। वो भी कोई 100% बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन इनसे क्योंकि वहाँ पर पॉलिटिकल और सिविल सोसाइटी का पूरी तरीके से सपोर्ट मिलता है अर्थक्वेक विक्टिम्स को कि हाँ इनको हम कुछ करें, इनके लिए कोर्ट्स पर प्रेशर होता है, पॉलिटिकल मशीनरी पे प्रेशर होता है, स्टेट सिस्टम्स में भी प्रेशर होता है। यहाँ पर क्या है, ये एकदम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जो विक्टिम्स है उनको ऑर्फन कर दिया गया, एक अनाथ की तरीके से छोड़ दिया गया कि हम इनके साथ खड़ा हुआ। तो जुडिशरी पे भी कोई प्रेशर नहीं है कि इसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करे, हाँ ब्यूरोक्रेसी पे भी कोई नहीं है, सब अपना बैठे हुए हैं कि और सरकार किसी भी सरकार ना सेक्युलर ना बीजेपी जैसी जो हिंदुत्व पार्टी है वो तो चाह ही नहीं रही है, लेकिन किसी की तरफ से कोई भी दबाव नहीं है कि यहाँ कॉम्पेंसेशन इसे कम्युनिटी के लिए कुछ करना है। तो और हम लोग के जैसे जर्नलिस्ट क्या है, हमने अगर हो सकता है अच्छा काम वहाँ पर ये सारी चीज़ें दृश्य दिखाया कि ऐसा हो रहा है, लेकिन उसमें भी हम लोग अपने न्यूज़ साइकिल्स में इतने आगे बढ़ जाते हैं कि हम लोग कॉम्पेंसेशन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसको पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर पाते हैं। मैं उन ईमानदार पत्रकारों के बारे में बात कर रहा हूं जो कि अपने न्यूज़ साइकिल्स में भी ये भूल जाते हैं। तो आपके जैसे जो अमन संगठन है
तो हमारे किसी भी इस तरीके का जब हो और कॉम्पेंसेशन हो तो हमें अपनी राय तब तक नहीं बनानी चाहिए जब तक हम फॉलो अप नहीं कर पाए। और अमन बिरादरी और ऐसे जो संगठन है तो वो लगातार ये सब फॉलो अप कर रहे हैं, और मुझे लगता है ये सारी स्टोरीज बाहर आनी चाहिए कि किस तरीके से स्टेट अपनी, वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जो राइट्स जो थे वो 2020 में ख़त्म हो गए। बहुत सारे लोग जो हैं हो सकता है उससे अब उभर रहे हैं, बहुत उभर भी गए होंगे, लेकिन वो जो इनजस्टिस हुआ वो अभी तक चल रहा है और हो सकता है आने वाले जनरेशन तक भी चलता रहेगा। और कितनी बार एक गरीब को जिनके पास खाना नहीं है, जो हर दिन की लड़ाई है, उनको हर रोज़ अपनी लाइफ पूरी तरीके से फिर से नई तरीके से स्टार्ट करना होता है। हम ये तो कहेंगे कि आपकी रिपोर्ट जो है ये बहुत सारी सच्चाइयों को सामने लाती है। आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शुक्रिया।